मूवी की शुरुआत में हमको एक परिवार दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर गया था और सभी परिवार वाले उस रूम के अंदर उस आदमी के साथ ही बैठे थे। तभी हम एक लेडी को उस रूम के बाहर बैठा देखते हैं और वो बस रोए जा रही थी। अब अगला सीन आता है फ्यूनरल वाले दिन का, जहां पर हम ये जान पाते हैं कि जिस बूढ़े व्यक्ति की मौत हुई थी उसका नाम असल में पाब्लो था और वो एक एंटीक शॉप का ओनर था। बात करें पाब्लो के परिवार के बारे में तो उसकी बीवी का नाम रोजा है, उसकी बेटी का नाम मोनेट है और मोनेट के पति का नाम जैक। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम कीथ होता है। साथ ही साथ इनके परिवार के अंदर 2 नौकर भी हैं जिनके नाम है फ्रीदा और हेनरी। खैर अब ये पाब्लो को दफनाने के लिए सेमेट्री पहुंचता है तो मोनेट को एपिलेप्सी सीजर्स आने लगते हैं और सभी उसको संभालते हैं। खैर अब जब मोनेट को होश आता है तो उसको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उसके पिता को उसकी गैर हाजिरी में ही दफनाना पड़ा था। ये सुनकर मोनेट को काफी दुख होता है क्योंकि वो अपने पिता को ठीक से अलविदा भी नहीं बोल पाई। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मोनेट को रात के समय एक काफी बुरा सपना आया था जिसके अंदर वो अपने पिता को देखती है और वो मोनेट को ये बोल रहे थे कि उसे घर के अंदर मत आने देना। अब अगली सुबह मोनेट रोजा को सारी बातें बताती है और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि मोनेट और रोजा दोनों बहनें लग रही थी, जैसे कि उन दोनों के बीच में ज्यादा एज डिफरेंस हो ही ना, और ये बात बहुत ही ज्यादा वियर्ड होती है। अब रोजा जो थी ये बात सुनकर वो यही कहती है कि सबके सपनों में उनके खत्म हुए फैमिली मेंबर्स नहीं आते। अब तभी वहाँ पर फ्रीदा आ जाती है और रोजा मोनेट से पूछती है कि वो क्या बना रही है। तो मोनेट एक डिश बना रही थी जिसके अंदर बहुत मेहनत लगती है और फ्रीदा मोनेट से कहती है कि हाँ वो वही डिश बना रही है और फ्रीदा के फेस पर हम साफ देख पाते हैं कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। रोजा मोनेट को नूडल्स बनाने के लिए कहती है तो मोनेट कहती है कि उन्होंने फ्यूनरल वाले दिन नूडल्स बनाए थे और फ्रीदा ये सुनकर फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसी बात हो रही है, लेकिन फ्रीदा फिर भी बोल देती है कि हाँ उन्होंने नूडल्स बनाए थे। अब इसके बाद हम जैक और मोनेट को देखते हैं और हमको पता चलता है कि जैक की असल में एक और बीवी है और एक बच्ची भी है। अब क्योंकि उसकी बच्ची बीमार थी तो वो उससे मिलने जा रहा था और मोनेट भी उसको जाने देती है। मोनेट उससे काफी प्यार करती थी और जैक भी अपने बीवी और बेटे कीथ से काफी ज्यादा प्यार करता था और इसलिए वो कीथ को एक प्रोटेक्शन जाम देकर जाता है। अब मोनेट जो होती है वो जैक को जाने के लिए अपना ट्रक दे देती है और जैक के जाने के बाद में हेनरी और फ्रीदा बाकी का बचा हुआ एंटीक सामान शॉप के अंदर रखने लगते हैं और उन्हीं चीजों के बीच में एक पेंटिंग भी मौजूद थी जिसको देखकर रोजा काफी डर गई थी। वो मोनेट को उसे सीधे बेच देने के लिए कहती है और बोलती है कि वो उसे शॉप में ना टांगे, लेकिन जब मोनेट रोजा से ये पूछती है कि वो इस पेंटिंग को वहाँ पर क्यों ना टांगे तो रोजा इस पर कोई जवाब नहीं देती, जिसके चलते मोनेट जो होती है इस पेंटिंग को शॉप में टांग देती है। अब वहीं पर हम तभी एक रेवन बर्ड को भी देख पाते हैं। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर तभी हम देख पाते हैं कि ये पेंटिंग एक बीजुका की थी, यानी कि स्केयरक्रो की। अब सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है और आज प्रेयर का पहला दिन था और उसके बाद 8 दिन तक और प्रेयर्स होने वाली थी। प्रेयर के लिए वहाँ पर काफी सारे लोग भी आए हुए थे और प्रेयर्स करने के बाद सभी खाना खाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद में हेनरी वहाँ पर आता है और वहाँ से खाना लेने लगता है और वो अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर वो गेम खेलने लगा था। लेकिन अचानक से वहां पर बहुत सारे ग्रास हॉपर्स उसको दिखाई देते हैं जो कि हेनरी के रूम में आ रहे थे और एक ने तो उसकी गर्दन पर काट भी लिया था। अब फिर एक और ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा आकर उसके हाथ पर बैठ जाता है और वो उसे एक लाइटर की मदद से जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होता यह है कि उल्टा हेनरी के ही हाथ में आग लग जाती है। अब वो आग से बचने के लिए बाहर जाने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो बाहर वही खतरनाक बीजुका था जो कि उसको खत्म कर देता है। फिर हम उसी पेंटिंग को देख पाते हैं जिसके अंदर हम हेनरी को भी देखते हैं और अचानक से वो पेंटिंग नॉर्मल हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि किसी शैतानी शक्ति ने उसकी सोल को कंज्यूम कर लिया हो और ये पेंटिंग पक्का श्रापित थी। अब अगली सुबह जब फ्रीदा हेनरी को उठाने जाती है तो वहाँ पर हेनरी था ही नहीं, बस वहाँ पर फ्लोर पर घास पड़ी हुई थी, विच इंडिकेट्स कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल असल था। अब उनको ये लगता है कि शायद से हेनरी शहर गया होगा तो फ्रीदा, मोनेट और रोजा मार्केट में सब्जियां खरीदने के लिए चले जाते हैं। अब मार्केट के अंदर जब मोनेट सब्जियां चेक कर रही थी तो उसे फिर से एपिलेप्सी का सीजर आने लगता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालती है और फ्रीदा मोनेट को उसकी दवाई देती है। फिर मोनेट फ्रीदा को कहती है कि अब वो ठीक है और वो फ्रीदा को शॉपिंग जारी रखने के लिए बोलती है। खैर फ्रीदा के जाने के बाद में रोजा आकर मोनेट को डांटने लगती है कि उसे अपनी दवाइयां टाइम पर लेनी होंगी क्योंकि अगर मोनेट को कुछ हो गया तो कीथ का क्या होगा। अब मोनेट रोजा पर चिल्ला देती है और वो रोजा को चुप करने के लिए कहती है और ये देखकर वहाँ की एक शॉपकीपर प्रे करने लगी थी, वो उसे देखकर काफी अजीब सा बर्ताव करती है। अब हो सकता है कि शायद से मोनेट का रोजा के लिए ऐसा बर्ताव देखकर उसे अच्छा नहीं लगा होगा। अब हम देखते हैं कि मोनेट, रोजा और फ्रीदा घर आ गए थे, लेकिन उनके घर पर कार से कोई आया हुआ था
घर में जाकर उनको पता चलता है कि वहाँ तो मोनेट की स्टेप मदर एडल और उनके बच्चे यानी कि मोनेट के स्टेप सिबलिंग्स एंडी और रॉय आए हुए थे। अब रोजा उनके यहाँ पर आने से खुश नहीं थी, क्योंकि ना तो वो तब आए जब पाब्लो बीमार था और ना ही तब आए थे जब पाब्लो को दफन करा गया। खैर अब एडल जो होती है अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहने वाली थी, क्योंकि उसका ये कहना था कि वो घर उसका है। अब मैटर ये था कि रोजा असल में पाब्लो की दूसरी बीवी थी और रोजा के घर आने के बाद हुआ ये था कि जब मोनेट पैदा हुई तो एडल जो थी वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। खैर एडल को भी मोनेट और रोजा दोनों से ही नफरत है और ये बात रोजा को अच्छे से पता थी, इसलिए वो मोनेट से उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए बोलने के लिए कहती है। अब देखा जाए तो एंडी जो थी ना, उसको मोनेट से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो तो मोनेट को अपनी स्टेप सिस्टर ही नहीं मानती थी। उसका तो ये कहना था कि मोनेट उसकी ब्लड सिस्टर है। यहाँ पर रॉय भी आ जाता है और वो एंडी को अपने साथ ले जाता है और हम देख पाते हैं कि एंडी के फेस पर एलर्जी हो गई थी, क्योंकि वो शहर से है और गांव का एनवायरनमेंट उसे सूट नहीं कर रहा था। अब रात को फिर सभी लोग प्रेयर्स के लिए आते हैं, लेकिन एडल प्रेयर नहीं करती और सब लोगों के जाने के बाद एडल मोनेट को बता देती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। असल में वो तो शहर से गांव के अंदर पाब्लो की जमीन को बेचने आई थी और कल सुबह एक प्रॉपर्टी डीलर वहां आकर उनकी जमीन देखने वाला है। अब ये बात सुनकर रोजा एडल पर चिल्लाने लगती है कि वो 30 साल से गायब थी और ना ही पाब्लो के आखिरी दिनों में उससे मिलने आई और ना ही उसके फ्यूनरल पर मौजूद थी और अब उसे अचानक से हिस्सा चाहिए, जमीन बेचनी है। खैर मोनेट जो होती है वो रोजा को चिल्लाने के लिए मना करती है, उसे चुप करवाती है और तभी एडल जो होती है वो मोनेट से पूछती है कि वो क्या कह रही है। इसके बाद में मोनेट ये कहती है कि कुछ नहीं। फिर हम मोनेट का एक नाइटमेयर देखते हैं जिसके अंदर वो शॉप में सो रही थी और कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। अब बाहर जाकर वो देखती है तो 2 बच्चे बाहर खड़े हुए थे और वो मोनेट के घर की तरफ पॉइंट कर रहे थे। मोनेट अपने घर में बहुत सारे लोगों को देखती है और फिर वो अचानक से जाग उठती है, लेकिन ये भी उसका सपना था और फाइनली वो सच में जाग गई थी। फिर मोनेट की सास में एडल, एंडी, रॉय, फ्रीडा और कीथ पाब्लो के खेतों में जाते हैं और प्रॉपर्टी डीलर को भी वो जमीन बहुत पसंद आ गई थी। खैर अभी वो जमीन को लेकर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रास हॉपर्स का झुंड उन सब की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि टिड्डों का झुंड। और किसी तरह वो सभी कार में बैठकर खुद को बचाते हैं, यानी कि कुछ तो था जो कि जमीन को बेचने देना नहीं चाहता। अब बहुत सारे टिड्डे उनकी कार की विंडोज पर आकर लग रहे थे। खैर इन सब के बाद में वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर रोजा मोनेट को अपने हक के लिए लड़ने के लिए बोलती है, लेकिन मोनेट कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी और रोजा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वो एक ग्लास का बर्तन भी फेंक कर जाती है। और यहाँ पर ये जो टिड्डो वाला सीन था ना, इसको देखकर मुझे द मम्मी मूवी की याद आ गई। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब रात को तीसरी प्रेयर करी जाती है और प्रेयर करने के बाद में एडल मोनेट से ये कहती है कि वो उस घर को बेच कर रहेगी। तो इस पर मोनेट ये कहती है कि अगर वो ऐसा करती है तो वो कहाँ रहेगी। तो इस पर एडल ये बोलती है कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है और उसे वो घर बेचना ही है। अब यहाँ एडल मोनेट को बुरा भला बोलने लगती है और गुस्से में रोजा एक टेबल उठाकर फेंक देती है और मोनेट भी वहाँ से चली गई थी। अब रॉय का कहना था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने डैड को नाराज कर दिया है। ना तो एडल ने उन दोनों को अपने डैड से तब मिलने दिया जब वो बीमार थे और ना ही तब जब उनका फ्यूनरल था। खैर अब रॉय ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी माँ एडल से काफी गुस्से में था। खैर अब रॉय के जाने के बाद में एडल पाब्लो की चीजों को एक बैग में डालने लगती है, वो भी जलाने के लिए। तभी मोनेट उससे ये कहती है कि उसे पता है कि वो सब कुछ एडल का है, वो घर, वो जमीन, सब कुछ, लेकिन क्या वो बस इस घर को मोनेट और उसके बेटे कीथ के लिए नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर एडल फिर से उसे बुरा भला सुनाने लगती है और तब मोनेट इस बात को समझ जाती है कि हाँ, एडल भी कितनी ज्यादा हर्ट हुई होगी जब उसकी माँ रोजा ने पाब्लो से शादी करी थी। खैर अब बाहर बैठी रोजा का यही कहना था कि मोनेट की कोई गलती नहीं है और सारी गलती रोजा की ही है और इसलिए एडल मोनेट के साथ ऐसा ना करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोज बालकनी से बाहर देख रही होती है और उसे वहाँ पर वही रेमन बर्ड दिखाई देती है। इसके बाद रॉय को दिखाया जाता है जो कि सोने जा रहा था और तभी उसे अपनी बैक पर कुछ फील होता है और वो अपनी कमर पर एक लीच को नोटिस करता है, यानी कि जोक को, और वहाँ पर पूरी सीलिंग पर जोक की जोक थी, यानी कि लीची से भर गई थी और वो रॉय के ऊपर गिर रही होती है और एक तो उसकी मुंह के अंदर भी चली जाती है, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग सा सीन था। खैर अब बचने के लिए वो दरवाजे की तरफ भागता है और जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है तो बाहर उसका इंतजार वही खतरनाक बीजुका कर रहा था जो कि रॉय को खत्म कर देता है। और फिर हम उसी पेंटिंग के अंदर देखते हैं जहाँ पर अब हेनरी के साथ साथ रॉय भी आ चुका था और अब वो पेंटिंग फिर से नॉर्मल हो जाती है, जो कि मेरी इस बात को बिल्कुल सच साबित करता है कि ये पेंटिंग, ये जो स्केयरक्रो खतरनाक डीमन वाला है, वो पक्का लोगों की सोल्स को चुरा रहा था। खैर अगली सुबह मोनेट जो होती है वो शॉप को ओपन करके अपने पति जैक को कॉल करती है और हमको पता चलता है कि जैक तो झूठ बोल रहा था कि उसकी बेटी बीमार है, क्योंकि
वो तो अपने ऑफिस में था और वो अभी भी झूठ ही बोल रहा था। वो मोनेट से कहता है कि वो जल्दी ही घर लौट आएगा। खैर अभी मोनेट बात कर ही रही होती है कि तभी उसे ऊपर से अरडेल की आवाज आती है और जब मोनेट ऊपर जाती है तो अरडेल मोनेट को बुरा भला बोल रही थी। अरडेल ये बोलती है कि मोनेट की वजह से ये घर शापित है, हॉन्टेड है और इसलिए रॉय गायब हो चुका है। वो ये बोलती है कि वो भी अपनी माँ रोजा की तरह ही है जिसने की एक शादीशुदा इंसान से शादी करी। और ये बात सुनकर रोजा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अरडेल को एक स्टिक से पीटने लगती है, लेकिन मोनेट उससे वो स्टिक छीन लेती है और जाने से पहले रोजा मोनेट को इतना बोलकर जाती है कि खुद लड़ना सीख लो। खैर अब तभी वहाँ पर पुलिस आ गई थी क्योंकि रॉय गायब था और अरडेल रॉय की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है और साथ ही साथ फ्रीदा भी हेनरी की मिसिंग कंप्लेंट करती है क्योंकि इतने दिन तक वो शहर में नहीं रह सकता था। खैर अब चौथी रात आ जाती है जहाँ पर फोर्थ प्रेयर होती है और हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि रॉय और एंडी अपने पिता से मिलना चाहते थे जब वो बीमार थे और वो दोनों उसके फ्यूनरल पर भी जाना चाहते थे, लेकिन अरडेल ने उनको जाने नहीं दिया। खैर जब एंडी ये बात अरडेल से करती है तो अरडेल का ये कहना था कि एंडी को क्या पता कि किसी के अबैंडन करने से कैसा फील होता है और फिर अरडेल रूम से बाहर चली जाती है। बेसिकली वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, इतना गुस्सा थी पाब्लो से और इसी के चलते उसने पाब्लो से अपने बच्चों को दूर रखा। अब अरडेल के रूम के बाहर जाते ही रूम का दरवाजा खुद से खुद बंद हो गया था और एंडी देखती है कि जहाँ जहाँ उसकी बॉडी पर एलर्जी हुई थी वहाँ से कीड़े निकल रहे थे। खैर एंडी से बहुत डर जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता तो अरडेल भी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन जब तक एंडी की हेल्प के लिए वहाँ पर आया जाता है इतने में ही उस स्केयरक्रो ने एंडी को भी खत्म कर दिया था और जब सभी रूम के अंदर जाते हैं तो रूम के अंदर कोई भी नहीं था और फ्लोर पर बस घास पड़ी हुई थी। और तभी ऑब्वियसली उस शापित पेंटिंग के अंदर अब हम एंडी को भी देख पाते हैं जो कि हेनरी और रॉय के साथ थी, यानी कि उसकी भी सोल को कंज्यूम कर लिया गया। मीनवाइल रोजा को घर के अंदर किसी की प्रेजेंस, किसी की मौजूदगी फील हो रही थी तो वो नीचे जाती है उस पेंटिंग को खत्म करने के लिए और रास्ते में फ्रीदा फ्लोर पर क्लीनिंग पाउडर डाल रही थी। इस पर रोजा के फुटप्रिंट छप जाते हैं। अब शायद फ्रीदा का ध्यान रोजा पर नहीं गया क्योंकि वो फुटप्रिंट देखकर काफी डर गई थी और जल्दी से वो वहाँ से भागने लगती है। खैर उसके जाने के बाद रोजा एक सीजर की हेल्प से उस पेंटिंग को फाड़ डालती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ाती है एक लाइट सी चमकती है और रोजा देखती है कि वो पेंटिंग ठीक हो गई थी और ये देखकर रोजा काफी घबरा जाती है। खैर अब अगली रात आती है यानी कि 5th नाइट वाली प्रेयर होती है और प्रेयर खत्म होने के बाद मोनेट के पास जॉर्जिया नाम की एक शेमन आती है और वो कुछ रिचुअल करती है। वो उनको बताती है कि उनके घर के अंदर किसी इविल स्पिरिट का वास है। नीचे हो रही आवाजें सुनकर अरडेल भी नीचे आती है और मोनेट उसे सब कुछ बताती है। खैर अब जॉर्जिया रोजा से पूछती है कि उनके घर में कोई नया पर्सन आया है या फिर कोई नई चीज आई है और यहाँ पर हम मोनेट और अरडेल के फेस पर एक काफी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देख पाते हैं। खैर अब रोजा जॉर्जिया को उस पेंटिंग के बारे में बताती है और जॉर्जिया एक रिचुअल करती है और किसी तरह का धुआं उस पेंटिंग पर डालने लगती है और वो सभी उस पेंटिंग में उन सब लोगों को देखते हैं जिसे उस स्केयरक्रो वाले मॉन्स्टर ने खत्म किया था। खैर अब ये सब देखकर जॉर्जिया बहुत डर गई थी और वो वहां से जाने लगती है। जॉर्जिया के जाने के बाद में अरडेल उस पेंटिंग को नीचे उतारती है और वो उस पेंटिंग को अपनी कार में रखती है और रोजा और मोनेट के साथ अपने एक दोस्त के पास जाती है जो कि पेंटिंग्स को देखने में एक्सपर्ट था। खैर वो उनको बताता है कि वो पेंटिंग सिल्वियो मदाम्बे नाम के एक पेंटर ने बनाई थी और उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी और वो काफी फेमस भी था 50s और 60s में, यानी कि 1950s और 60s में। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि घर के अंदर फ्रीदा और कीथ अकेले थे और जैसे फ्रीदा कीथ को सुलाकर नीचे जाती है तो वहाँ की लाइट अपने आप चली गई थी और उसे नीचे 2 बच्चों के भूत दिखते हैं और फिर अचानक से लाइट आ जाती है और वो बच्चे भी वहाँ से गायब हो गए थे। लेकिन जब फ्रीदा कीथ के रूम की तरफ जाती है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। उधर प्रोफेसर उन तीनों को बताता है कि धीरे धीरे सिल्वियो की पेंटिंग्स क्रीपी होती गई थी और फिर एक दिन सिल्वियो की मौत हो गई। तभी उधर वो खतरनाक बीजुका कीथ को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कीथ को उस लॉकेट की वजह से हर्ट नहीं कर पाता जो कि उसे उसके पिता ने दिया था। तभी बाहर फ्रीदा को ढेर सारे भूत दिखने लगते हैं और वो उनसे बचती हुई यहाँ से वहाँ भाग रही थी। मीनवाइल प्रोफेसर उनको असली बात बताता है कि सिल्वियो की एक इंस्पिरेशन थी जो कि एक लड़की थी, लेकिन सिल्वियो उसे बहुत प्यार करता था और एक दिन सिल्वियो ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी जिसके चलते वो लड़की वहाँ से भाग गई। फिर उसके जाने के बाद में सिल्वियो बहुत सारी लड़कियों के साथ तो रहा, लेकिन उन्होंने उसे वो इंस्पिरेशन नहीं दी जो कि उसे उस जवान लड़की से मिली थी। इसलिए गुस्से में आकर वो उन लड़कियों को मार डाला करता जो कि उसके साथ रहती थी और वो उनका खून ड्रेन कर देता था, जिसके बाद वो उनके ही खून के अंदर अपना खून मिलाया करता और उससे पेंटिंग करता था। और वो स्केयरक्रो वाली पेंटिंग भी उसने ऐसे ही पेंट करी थी, यानी कि वो खून से बनाई गई थी और ये खून नॉर्मल लोगों का नहीं था बल्कि मासूम लड़कियों का खून था।
एनीवेज हम देखते हैं कि उस स्केयर क्रो ने फ्रीदा को खत्म कर दिया था। तभी प्रोफेसर इन तीनों को उस जमाल लड़की की फोटो दिखाता है और उस फोटो के अंदर ये जमाल लड़की कोई और नहीं बल्कि रोजा खुद थी। जी हाँ, यानी कि मोहनत की माँ। खैर अब ये तीनों कार में बैठकर घर जाने लगते हैं और तब रोजा उनको बताती है कि तब वो काफी छोटी थी और उसे पैसों की जरूरत भी थी, इसलिए उसने वो सब किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि सिल्वियो की इंटेंशंस ठीक नहीं थी। खैर यहाँ पर अराल मोहनत के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे पूछने लगती है कि उसका परिवार कहाँ है, यानी कि एंडी और रॉय। तो मोहनत कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। खैर अब जब वो तीनों घर पहुँचते हैं तो उन्हें फ्रीदा घर पर नहीं मिलती, यानी कि वो भी खत्म हो गई थी। और हम कीथ को बिस्तर के नीचे छुपा पाते हैं। वो बाहर निकलकर मोहनत के पास जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो ये बताता है कि जो पेंडेंट उसके पिता जैक ने दिया था उसी वजह से वो स्केयर क्रो से हर्ट नहीं कर पाया। अब सीन आता है छठी रात पर, यानी कि 6th प्रेयर वाली शाम पर। बाहर सभी प्रेयर्स कर रहे थे और अंदर अर्डल को खांसी आ रही थी। तो वो अपने मुंह के अंदर कुछ फील करती है और जब वो उस चीज को पकड़कर बाहर निकालती है तो वो चीज एक बहुत बड़ा जिंदा चूहा था। खैर वहाँ पर और भी बहुत सारे चूहे होते हैं तो वो बहुत चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर मोहनत, रोजा और कीथ अंदर आते हैं। और जैसे ही वो तीनों अंदर आते हैं तो वो चूहे गायब हो गए थे। खैर चूहे जो थे वो भले ही गायब हो गए थे, लेकिन वो बीजुका वहाँ पर अर्डेल को मारने के लिए आ गया था। लेकिन वो उनके पास नहीं आ रहा था क्योंकि कीथ के पेंडेंट से वो डर रहा था। तो रोज वो पेंडेंट कीथ के गले से निकाल कर उस स्केयर क्रो पर फेंक देती है और वो स्केयर क्रो वहाँ से चला जाता है। कर उसके जाने के बाद मोहनत उस पेंटिंग को उठाकर बाहर ले जाती है और जला देती है। अब कहानी 7वीं प्रेयर यानी कि 7वीं शाम पर आती है और अब प्रेयर करने को बस कीथ, अर्डल और मोहनत ही बचे हुए थे, क्योंकि जो कुछ उस घर के अंदर हुआ था, जो हादसे हुए थे, यानी कि जितने लोग गायब हुए, इसके चलते वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। खैर वो सभी प्रेयर्स कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाज आती है और जब वो नीचे जाकर चेक करते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो पेंटिंग अपने आप अपने जगह पर आ गई थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। खैर ये देखकर वो उस पेंटिंग के बारे में और पता करने के लिए प्रोफेसर को बुलाते हैं और प्रोफेसर उनको बताता है कि उस पेंटिंग का आखिरी ओनर एक बड़ी कंपनी का मालिक था और कहा जाता है कि जिसके घर में भी ये पेंटिंग गई है या फिर जो उसका ओनर हुआ है, उसके घर के अंदर रहने वाले लोग अजीब और बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। खैर अब वो उनको एक पिक्चर भी दिखाता है उस कंपनी के मालिक की और मोहनत उस पिक्चर के अंदर जैक को देखती है, क्योंकि असल में जैक उसी कंपनी में काम करता था। अब मोहनत सब समझ जाती है कि वो पेंटिंग जैक ही वहाँ पर लेकर आया था और जैक ने ऐसा इसलिए किया ताकि जब मोहनत के साथ साथ उसके परिवार वाले सभी मेंबर्स खत्म हो जाएंगे तो सारी की सारी जमीन उसके नाम पर हो जाएगी। और क्योंकि पहले उस पेंटिंग का ओनर जैक का ही बॉस था तो ऐसा करने से जैक ने ओनरशिप मोहनत को दे दी थी और शायद से डील यही रही होगी कि जैक किसी और को पेंटिंग भेज दे और बदले में उसका बॉस जैक को बड़ी पोस्ट पर रख लेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैक जो था ना, उसने खाली ये प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया था बल्कि उसकी एक और बीवी और बच्ची भी थी। सो आई बिलीव कि वो उनसे ज्यादा प्यार करता है। खैर अब ये जानने के बाद मोहनत कीथ को लेकर अर्डेल और रोजा के साथ जॉर्जिया के पास जाते हैं और वो उसे जैक का दिया पेंडेंट दिखाते हैं और जॉर्जिया बताती है कि वो पेंडेंट असल में रेड सॉइल से बनी है जो कि इविल स्पिरिट से प्रोटेक्शन करती है और कोई कीथ को बचाना चाहता है। यहाँ पर हम फिर से उस रेवन बर्ड को देख पाते हैं। जॉर्जिया बताती है कि वो उसका पेट क्रू है और उनके परिवार पर स्टार्टिंग से नजर रख रही है। खैर अब वो रेवन ही उन्हें रेड सॉइल तक लेकर जाएगा जिससे कि वो लोग उनके लिए भी प्रोटेक्शन पेंडेंट बना पाएंगे। खैर वो रोजा को 3 पेंडेंट बना कर देती है तो मोहनत कहती है कि उन्हें 4 चाहिए। तो जॉर्जिया कहती है कि रोजा को पेंडेंट की जरूरत नहीं है और यहाँ पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में रोजा जिंदा थी ही नहीं, जी हाँ वो खत्म हो चुकी है और इस पूरे टाइम जिसको हम देख रहे थे वो असल में रोजा की स्पिरिट थी। तो यहाँ पर मोहनत और जॉर्जिया दोनों ही गोस्ट और स्पिरिट्स को देख सकती थी। और सबसे बड़ी बात की शुरुआत से लेकर आपने अभी तक नोटिस करा होगा कि मोहनत जब भी बात करा करती थी अकेले में तो हर कोई उसको देखकर कंफ्यूज हो जाया करता था, जैसे कि वो शॉपकीपर, स्टार्टिंग में फ्रीदा, बाद में अर्डेल। हर कोई यही सोच रहा था कि मोहनत बात किससे करती है क्योंकि वो लोग रोजा की स्पिरिट को नहीं देख सकते थे। और जब जॉर्जिया उनके घर में पहली बार आई थी तो वो देखते ही रोजा को समझ गई थी कि वो स्पिरिट है। खैर अब जॉर्जिया रोजा की स्पिरिट से पूछती है कि उसने आखिरी बार सिल्वियो को कब देखा था। तो रोजा बताती है कि उसने 20 साल पहले उसको देखा था जब वो मोहनत को स्कूल से पिक करने गई थी और जब वो मोहनत को पिक करके घर जा रही थी तब वहाँ पर उसने कार में सिल्वियो को देखा था जो कि उन दोनों का पीछा करने लगा। लेकिन अचानक से उसकी कार की ब्रेक्स फेल हो गई थी और इसी वजह से रोजा उस कार से टकरा गई थी और मारी गई। लेकिन मोहनत को उस हादसे के बाद एपिलेप्सी के सीजर्स आने लगे और मोहनत खुद का ख्याल नहीं रख सकती थी तो इसलिए रोजा की स्पिरिट यहाँ पर रहने पर बाउंड हो गई थी और वो तब से उसके साथ है। और अभी हमको पता चला कि क्यों फ्रीदा बार बार कंफ्यूज्ड हो रही थी और
और क्यों शॉपकीपर प्रे भी कर रही थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि भैया हाँ, यहाँ पर तो खतरनाक स्पिरिट का मामला चल रहा है। और अब आपको एक बात भी समझ में आई होगी कि रॉय ऐसा क्यों बोल रहा था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद से उसके पिता पाब्लो नाराज हैं, क्योंकि उसने उस दिन टेबल अपने आप गिरते हुए देखी। अर्डेल को उस स्टिक से किसी इनविजिबल फोर्स ने मारा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि रोजा ही कर रही थी। और रेस्टोरेंट के अंदर भी सेम चीज हुई थी, जैसे कि वहाँ पर वो बर्तन फेंका गया था तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बल्कि वो रोजा की स्पिरिट ने किया था। और आपको याद हुआ कि रोजा की स्पिरिट ने मोनेट को कहा भी था कि उसको खुद के लिए कदम उठाना होगा, खुद की रक्षा खुद करनी होगी, और जब तक वो ऐसा नहीं कर सकती तब तक रोजा की स्पिरिट बाउंड थी। खैर, अब जॉर्जिया का तो ये कहना था कि जैसे कि रोजा की स्पिरिट मोनेट के साथ है, वैसे ही उस पेंटिंग के साथ जुड़ी हुई है सिल्वियो की स्पिरिट, और कर्ज को, शाप को खत्म करने के लिए उन्हें उस व्यक्ति को लेकर आना होगा और उस पेंटिंग के सामने रखना होगा जो कि उस पेंटिंग को वहां पर लेकर आया, यानी कि जैक। अब फिर वो चारों कार से घर आने लगते हैं और रास्ते में फिर से मोनेट को एक बुरा सपना आता है और वो कार में हेनरी, फ्रीदा, एंडी और रॉय के भूतों को देखती है। और ये असल में कोई बुरे सपने नहीं है, बल्कि विजन्स और वार्निंग्स हैं। जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में पाब्लो के गोस्ट ने मोनेट से कहा था कि उसे घर में मत आने देना, यानी कि वो उस पेंटिंग की बात कर रहा था। रोजा ने भी कहा था कि इस पेंटिंग को शॉप के अंदर मत टांगना, लेकिन फिर भी उसे नहीं सुनी। खैर, अब यहाँ पर फिर से विजन्स आते हैं क्योंकि मोनेट को जैक का भूत दिखता है, यानी कि उसके साथ भी कुछ होने वाला था। अब तभी मोनेट जाग जाती है और वो समझ जाती है कि जैक भी खत्म होने वाला है, पर वो बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसने जैक से सच्चा प्यार किया था और जैक ऐसा गद्दार निकला। यहाँ पर मोनेट को फिर से एपिलेप्सी सीजर्स आने लगते हैं और तभी सीन जैक पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसे कीथ ने टेक्स्ट करके ये बताया था कि मोनेट अब जिंदा नहीं रही। और अब बिना देर किए जैक अगले ही पल मोनेट के घर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि मोनेट तो जिंदा थी और इससे पहले वो कुछ कर पाता, पीछे से अर्डेल आकर जैक को बेहोश कर देती है, यानी कि ये इन सबकी प्लानिंग थी। जब जैक को होश आता है तो रात हो गई थी और जैक एक चेयर से बना हुआ था। अब दूसरे रूम में मोनेट, अर्डेल और कीथ प्रेयर्स कर रहे थे और प्रेयर खत्म होने के बाद मोनेट उन दोनों को कार में जाने के लिए कहती है और फिर वो जैक के पास जाती है और पेंटिंग से कपड़ा हटाती है और उस पेंटिंग को देखकर जैक बहुत डर गया था। यहाँ पर जैक बार बार बोल रहा था कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन मोनेट कहती है कि वो हमेशा से बस उसकी जमीन और घर की ही लालच में था और वो इसलिए उसके साथ था। ये बोलकर वो नीचे चली जाती है, लेकिन यहाँ पर एक वियर्ड बात शायद ये भी थी कि शायद से कीथ से वो प्यार करता था क्योंकि उसने उसको वो लॉकेट ला कर दिया था। खैर, अब मोनेट के जाने के बाद में उन सभी लोगों की स्पिरिट, सभी लोगों के भूत उस रूम में आ जाते हैं जिन्हें उस स्केयरक्रो ने खत्म किया था। अब तभी वो बीजू का भी उस पेंटिंग से बाहर निकल कर आता है और वो जैक को खत्म कर देता है और कर्ज यहीं पर टूट गया था। और मोनेट अब इन सबसे काफी दुखी होती है कि जिसे उसने इतना प्यार किया उसने उसको मारना चाहा। अब सीन जो होता है अगली सुबह पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम अर्डेल, कीथ और मोनेट को प्रे करते देखते हैं और आज प्रेयर का 9th और आखिरी दिन था। प्रेयर कंप्लीट होने के बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन रोजा उनके साथ नहीं जा पाती। वो बताती है कि अब उसको आजाद होना होगा, जाना होगा। वो मोनेट को मेडिसिन टाइम पर लेने के लिए भी कहती है। अब मोनेट जो होती है वो अपनी माँ रोजा की स्पिरिट को एक और दिन रुकने के लिए कहती है, लेकिन रोजा का वक्त आ चुका था, जिसके बाद वो वहाँ से गुड बाय बोलकर निकल जाती है। करबडल ये पूछती है कि क्या रोजा ने कुछ कहा, तो मोनेट ये बताती है कि रोजा ने उनसे माफी मांगी थी। जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी सजा तो उनको मिल गई और वो उनसे काफी ज्यादा माफी मांग रही थी, शर्मिंदा थी। जिसके बाद में अब ये तीनों घर जाने लगते हैं और उनकी बीच की गलतफहमियां भी दूर हो गई थी। इसी के साथ में स्केयरक्रो यानी कि एस्पांटाहो फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर ये जो स्केयरक्रो की स्पिरिट थी ना, वो सिल्वियो की ही इविल स्पिरिट थी, जिसने मेरे ख्याल से खत्म होने के बाद ऐसा जुनून बना लिया था कि वो यहाँ पर रोजा को पाकर रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि रोजा जो थी ना, उसकी स्पिरिट भी इसी वजह से यहाँ पर टिकी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी खून पक्का उस पेंटिंग के अंदर मौजूद होगा। यहाँ पर सिल्वियो ने जैसे भी ये चीज करी हो, लेकिन उसने कुछ तो किया था जिसके चलते रोजा की स्पिरिट अपनी बेटी और सिल्वियो के चलते अटक गई थी। और मुझे लगता है कि रोजा की स्पिरिट यहाँ पर इसलिए भी थी ताकि वो अपनी बेटी को इस कर्ज से बचा पाएगी। और हम जानते हैं कि सिल्वियो बिल्कुल पागल हो चुका था, उसको हमेशा से रोजा चाहिए थी, जिसके चलते ये पेंटिंग किसी न किसी तरह से मोनेट और रोजा तक पहुंच गई थी। और इस पेंटिंग के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि स्केयरक्रो ने बहुत सारे लोगों को खत्म किया था, क्योंकि उस पेंटिंग के अंदर ढेर सारे गोस्ट वगैरह थे। और सबसे बड़ी बात कि ये पेंटिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है, खाली एक कर्ज रुक गया है। तो आगे अगर ये पेंटिंग किसी और के पास जाती है या फिर कोई इसका ओनर बनता है, तो आगे और भी मौतें होने वाली है। आई पर्सनली बिलीव कि जो सिल्वियो था ना, उसने पक्का बहुत ही ज्यादा आक्रोश में आकर, बहुत ही ज्यादा सदमे में आकर ऐसा कुछ कदम उठाया होगा, जिसके चलते उसने ऐसा कुछ कर दिया कि उसने खुद को किसी पेंटिंग के अंदर
तैयारी कर दिया था ताकि वो किसी न किसी तरह से रोजा की स्पिरिट तक या फिर उनके परिवार तक पहुंच जाए। और बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल इंसान था, लोगों को मारना उसका शौक हो गया था, जिसके चलते ही वो ऐसा कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म समझ में आ गई होगी। इनकेस आपने रोजारियो फिल्म का एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, काफी बेहतरीन मूवी है, बहुत ही खतरनाक रिचुअल भी है उसके अंदर। रोजारियो एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन, कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।